हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था भाई 7 फरवरी 2024 से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं जो स्पेशल मैंने आपको बताया था कि 9th और 10th क्लास, इसके लिए मैं आपको विशेष ग्रामर का चैप्टर में आपको पढ़ाना चाहता हूं। अब मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक है अपना जो ग्रामर का है वो टेंस का है। तो टेंस में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं आशा करूँगा सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वह है टेंस का। टेंस का मिस होता है काल या समय, काल या समय। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में अपन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबको हिंदी मीडियम के अनुसार आपको मैं पढ़ाऊं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है अपना प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। दूसरा है अपना पास्ट टेंस। तीसरा है अपना फ्यूचर टेंस। अब ये देखना है अपन को कि सभी टेंस के कितने कितने भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कितने कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के जो 4 भाग है वही पास्ट के 4 भाग है, जो पास्ट के 4 भाग है वही फ्यूचर के 4 भाग है। थोड़ा इनको ध्यान से देखना है। पहला है जैसे कि इनडेफिनिट, दूसरा है अपना, इसको इंडेफिनिट टेंस को अपन सिंपल भी बोल सकते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस, जिसको अपन प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तीसरा है अपना परफेक्ट। चौथा है अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये देखना है अपन को जो प्रेजेंट के 4 भाग है वही किसके भाग है? पास्ट के। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो ये प्रेजेंट के 4 भाग है वही किसके भाग है? पास्ट के 4 भाग है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चौथा है जो तीसरा है वो फ्यूचर है। अपन जो प्रेजेंट के जो 4 भाग थे वही पास्ट के 4 भाग है, जो पास्ट के 4 भाग है वही फ्यूचर के 4 भाग है। कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके। अब सबसे पहले मैं चाहता तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकता था, लेकिन जो सिंपल टेंस होता है अपन इसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल प्रेजेंट। और जैसे कि पास्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल। क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल। जैसे कि फ्यूचर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके। अब सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना है अपन को, इसके अंदर 4 चीजें और होती है। इंडेफिनिट टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया है, कंटिन्यूस को भी 4 भागों में बांटा गया है, परफेक्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहलो जैसे कि इनके सबके 4 हिस्से हैं। अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। पहली जो स्पेलिंग है मैं आपको पूरी लिखवा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरी है नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस। जो तीसरी है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो चौथा है वह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखना है यहां पर, जैसे कि मैंने आपको इसके 4 भाग लिखवाया है। ये इंडिपेंडेंट टेंस के ये 4 भाग है। जो इंडिपेंडेंट टेंस के 4 भाग है वही कंटिन्यूस के 4 भाग है। जो कंटिन्यूस के 4 भाग है वही परफेक्ट के 4 भाग है। जो परफेक्ट के 4 भाग है वही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 4 भाग है। मैं आशा करता हूं सभी स्टूडेंट को कि ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले देखना है प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। जो दूसरा है पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल। ओके गाइस। उसके बाद में इंडिपेंडेंट टेंस। इंडिपेंडेंट टेंस का मतलब होता है अनिश्चय काल। अनिश्चय काल। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी काल। जारी काल। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण काल। पूर्ण काल। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का मतलब होता है पूर्ण जारी काल। पूर्ण जारी काल। ये हो गया। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पर्सनवाचक। पर्सनवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। मैंने आपको थोड़ा तरीके से बताया है। आराम से ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है इसको। जैसे कि सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके सामने। जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आया है वह स्टूडेंट आराम से देखना है, ध्यान से देखना है। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो मैं चाहूं आपको 2 प्रकार से बता सकता हूं टेंस को, कि जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस 2 ही होते हैं। फ्यूचर क्यों जोड़ा गया है वो बात की बात है, लेकिन जो फिलहाल अपन पढ़ा रहे, अपन कंप्लीट करवा रहे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक जो टेंस है 3, जो इनके टेंस के जो 3 भाग है, इन तीनों के कितने कितने भाग है? 4 भाग। इंडिपेंडेंट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस। ऐसा मत समझना मैंने आपको यहाँ पर टेंस नहीं लिखवाया है। इंडिपेंडेंट टेंस मैंने बता दिया, क्योंकि टेंस का जो मैंने हिस्सा ऊपर वाला लिखवाया है, तो यहाँ तक जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहां तक कंप्लीट क्या आ जाएगा? टेंस। इंडिपेंडेंट, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट के 4 भाग है, तो ये पास्ट के 4 भाग है। जो पास्ट के 4 भाग है वही फ्यूचर के 4 भाग है। ओके। एंड के भी कितने कितने भाग है? 4 भाग है। अफर्मेटिव, इंडिपेंडेंट का पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के भी यही 4 भाग है, परफेक्ट के भी यही 4 भाग है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी यही 4 भाग है। जो ये 4 भाग है, ये 4 भागों को कैसे पहचाना जाता है? इनके पिताजी के नाम से पहचाना जाता है इनको। इनके पिताजी कौन है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर यहाँ पर अपन इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो पता नहीं चलेगा कि ये किसका बेटा है। इससे पहले किसका नाम लेना जरूरी है? उनके पिताजी का नाम लेना जरूरी है, तभी इनसे पहचान में आएगा कि इंडिपेंडेंट है, ये कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट के बेटे हैं, ये पास्ट के बेटे हैं, ये फ्यूचर के बेटे हैं। मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो स्टूडेंट
इसको राइट करना चाहता है वो राइट कर लो। अपने पास थोड़ा समय कम रहते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो सबसे पहले क्लिक कर रहा हूं मैं बोर्ड को। ओके गाइस, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टॉपिक है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अपन इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। अगर अपन इंडेफिनिट लगाते हैं तो प्रेजेंट के बाद में इंडेफिनिट लगाया जाएगा और सिंपल बोलेंगे अपन, सिंपल से लिखते हैं तो फिर इसको लिखेंगे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सबसे पहले जो इसकी हिंदी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी हिंदी पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। इजी से मैं आपको हार्ड वर्किंग की ओर, हार्ड की ओर लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इजी चीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको हार्ड की ओर लेके जाऊंगा, कठिन की ओर। ओके, जैसे कि यहां पर राधा रोजाना मंच पर गाना गाती है। कौन सा टेंस है ये? मैंने लिख दिया राधा रोजाना मंच पर गाना गाती है, तो कौन सा टेंस है? समझ में नहीं आया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसके हिंदी के पीछे लास्ट में क्या लग रहा है? ताए, तिए, तय इत्यादि शब्द आते हैं। सबसे पहले हमेशा जो हिंदी पहचान लगती है, क्या लगती है? हिंदी जो पहचान लगती है वह किसके पीछे लगती है? वर्ब के पीछे, क्रिया के पीछे। इसमें क्रिया क्या है? गाना। क्या है? गाना। अब यहां पर नाट गया और पीछे क्या लग गया? टी, तो इसका मतलब गाती है। अब हिंदी के अंदर क्रिया की पहचान कैसे करें? जो शब्द होता है, जो क्रिया होती है, सबके लास्ट में हमेशा क्या जुड़ा होता है? ना शब्द जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ना शब्द। ना शब्द को हटाकर अपन उसके पीछे क्या लगाते हैं? हिंदी पहचान लगाते हैं, जिसकी वजह से अपन को पता चल जाता है कि ये हिंदी पहचान है, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट या कंटिन्यू टेंस है। ओके, अब यहाँ पर देखना है अपन को, थोड़ा विशेष से देखना है। गाना गाती है, जैसे कि सबके पीछे ना, जैसे कि खाना, रोना, उठना, बैठना, मरना, सोना, गिरना इटीसी। ओके, ये सबके पीछे क्या लगा हुआ है? ना शब्द। तो इसका मतलब ये कौन सी शब्द हो? क्या हो गया? ये क्रिया। क्या हो गया? ये क्रिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, राधा रोजाना मंच पर गाना गाती है, इसको बोलते हैं अपन अफर्मेटिव से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। राधा, सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां पर देखो, मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग लिखा है।
अब एस का प्रयोग कहाँ पर लगाते हैं, यस का प्रयोग कहाँ पर लगाते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा एस या यस का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपको रूल्स लिखवा रहा हूँ, कहाँ पर तो एस का प्रयोग लगाते हैं, कहाँ पर यस का प्रयोग लगाते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, चाहे तो एस का प्रयोग भी लगा देता है, यस का प्रयोग भी लगा देता है, लेकिन वो आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है। शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको 2-4 जो रूल्स हैं मैं आपको लिखवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना, लिख भी लेना। जैसे कि रूल्स नंबर 1, यदि मीनिंग वर्ब के लास्ट में ए आ जाए, ये आ जाए तो एस एडिंग किया जाएगा। यदि मीनिंग के वर्ब के यदि मीनिंग वर्ब के लास्ट में ये आ जाए तो एस एडिंग किया जाएगा। जैसे कि राइट, मीनिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, तो इसको क्या एडिंग किया जाएगा, इसके मात्र ओनली एस, तो क्या हो जाएगा मेरा, राइट्स। क्या हो जाएगा, राइट्स। जैसे कि आ गया मेक, मीनिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, ई, तो क्या एडिंग होगा, एस, ये। ओके, जो रूल्स नंबर जो सेकंड है, यदि मीनिंग वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, जेड, जेड, ओ आ जाए, ओ आ जाए, तो यस एडिंग होगा, यस एडिंग होगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखवाया सर्च, क्या लिखवाया, सर्च। मीनिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच, रूल्स में क्या आ रहा है, सी एच। यदि मीनिंग वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, जेड, ओ आ जाए तो ई एस एडिंग होगा। अब मीनिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच, तो किसका एडिंग होगा, रूल्स में देखो, यदि मीनिंग के वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड आ जाए तो किसका यूज होगा, यस का। सी एच आ रहा है, रूल्स में भी सी एच है, तो क्या एडिंग होगा, यस, तो क्या आएगा, सर्च। आया समझ में। जैसे कि यहां पर लिख दिया मैंने गो, मीनिंग जो रूल्स है अपना, रूल्स में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या एडिंग होगा, यस, तो क्या आएगा, ये गोइस, क्योंकि लास्ट में इसमें भी ओ आ रहा है, तो किसका यूज होगा, समझ में आया। उसके बाद मैं आपको 3-4 रूल्स लिखवाऊंगा मैं आपको। यदि मीनिंग के लास्ट में, यदि मीनिंग के लास्ट में, यदि मीनिंग के लास्ट में, यदि मीनिंग के लास्ट में वाई आ जाए, वाई आ जाए, वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को आई में चेंज करके, वाई को आई में चेंज करके ES एडिंग किया जाएगा। देखना है इधर, यदि मीनिंग के लास्ट में Y आ जाए और Y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो Y को I में चेंज करके ES एडिंग किया जाएगा। अब तुम्हें ये तो पता है ना कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। यहां पर मैं आपको ऐसे पॉइंट बना के मैं आपको बता रहा हूं कि ओउल्स, ये ओउल्स A E I O U,
ये क्या है? ओवल्स। इसके अलावा कॉन्सोनेंट, यानी कि इनके अलावा अदर सब क्या है? कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट होता है जिसको बोलते हैं अपन लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के अंदर। जो लेटर्स होता है, अल्फाबेट मात्र एक ही होता है। अल्फाबेट कौन होता है? सिर्फ वर्णमाला। अल्फाबेट एक ही होता है। अल्फाबेट के अंदर जो वर्ण है, जो लेटर्स है, लेटर्स की जो संख्या होती है वो होती है 26। कितनी होती है? 26। अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट के अंदर क्या होते हैं? लेटर्स। उन लेटर्स को बोलते हैं अपन वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26, यानी कि 26, जिसको बोलते हैं अपन वर्ण। वर्ण कितने होते हैं? 26 को कितने भागों में बांटा गया है? 2। मैं चाहूं तो इसको 3 में बोल सकता हूं आपको। इसके अंदर 3 भाग भी है। ओवल्स फर्स्ट, दूसरा है कॉन्सोनेंट, तीसरा है सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट। सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट का मतलब ये होता है कि ओवल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर जो शब्द अलग हो जाते हैं उनको बोलते हैं सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट। जिसकी प्रति जो ध्वनि होती है, प्रति जो साउंड होता है, वो साउंड की आवाज ओवल्स में भी निकलती है और कॉन्सोनेंट में भी निकलती है। जैसे कि यहां पर आ गया वाई, वाई एक ऐसा शब्द है जिसको सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट, देखो इधर सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट, अब सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं ये ध्यान से देखना है। जैसे कि आ गया एच, जैसे कि आ गया वाई, जैसे कि आ गया डब्ल्यू। ये चीज क्या कहलाती है? एच वाई डब्ल्यू, जिसको बोले सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट। समझ में आया गाइस? जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है, यदि मीनिंग के लास्ट में वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को आई में चेंज करके ये सेटिंग किया जाएगा। जैसे कि यहां पर आ गया कैरी। कैरी का मतलब सब जानते हो क्या होता है? ले जाना। तो कैरी वाई, मीनिंग के लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्योंकि ऑल तो नहीं है ना, ऑल तो ए ई आई ओ यू ए। इनके अलावा जो बाकी बचे वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। तो इसमें ऑल तो आ ही नहीं रहा, इसमें क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या है इसमें? वाई है, सॉरी लास्ट में क्या आ रहा है? वाई। वाई से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। तो वाई को किस में चेंज करेंगे अपन? वाई को चेंज करेंगे अपन आई में। आई में चेंज करके क्या एडिंग किया जाएगा? यस। आया समझ में? उसके बाद जैसे कि मैंने लिखा ट्राई। व्हाट इज ट्राई? ट्राई क्या है? ट्राई एक मीनिंग से, एक वर्ब मीनिंग है जिसका मीन्स होता है कोशिश करना, प्रयास करना। ट्राई, लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है? आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो क्या एडिंग किया जाएगा? टी आर। वाई को किस में चेंज करेंगे? आई में चेंज करके यस। तो क्या हो गया? ट्राइस। आया समझ में? अब ये तो इसके नीचे जस्ट लाइन के नीचे बाद में लिख देंगे, पहले आपको मैं समझा देता हूं। जो स्टूडेंट राइट्स करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं, वह स्टूडेंट लिख सकते हो। क्योंकि मैंने जो यहाँ पर जो सेमी ओवल्स से जो सेमी कॉन्सोनेंट लिखा था वो मैंने इसको क्लीन कर दिया था। सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट। जो स्टूडेंट लिख सकता है वो लिख लेना। सेमी कॉन्सोनेंट जो कितने होते हैं? एच डब्ल्यू वाई ETC। ये क्या कहलाता है? सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट कहलाता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एम भी एक ऐसा शब्द है जो सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट में जाता है। एन भी एक ऐसा शब्द है जो सेमी ओवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट में जाता है। जैसे कि मैंने आपको लिखा MLA, ये MLA फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
अब यहाँ पर ए तो ध्वनि किसकी निकल रही है, एम की, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेमी ऑल्सर सेमी कॉन्सोनेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मंकी, तो एम जो शब्द है तो ये किसका निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का, और एम जो शब्द निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, ओल्स का। तो मैंने क्या बताया, ये ऐसे शब्द है सेमी ओल्स और सेमी कॉन्स, ऐसे शब्द को बोला जाता है जिसमें ओल्स भी होता है जिसमें कॉन्सोनेंट भी होता है। जो राइट करना चाहता है राइट कर सकते हो। आशा करूंगा कि स्क्रीनशॉट लो ताकि अपना भी टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके गाइस, देखो मैं एक रूल्स आपको ऐसे बता देता हूं, यदि मीनिंग के लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, यदि मीनिंग के लास्ट में क्या आ जाए, डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, तो एस या एस का एडिंग करते समय यदि मीनिंग के लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या एडिंग किया जाएगा, एस एडिंग किया जाएगा। यदि मीनिंग के लास्ट में डबल ई आ जाए तो फिर भी किसका एडिंग होगा, एस का एडिंग होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो SUB सब का मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं अपन कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता। MV का मतलब होता है मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं अपन मुख्य क्रिया। OB का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं अपन कर्म। OTHE अदर, जिसको बोलते हैं अपन अन्य। ओके, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट वही चीज होता है जो स्वयं खुद कार्य करता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा। सब्जेक्ट क्या है, ये राधा। मैं आप राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद में पहले तो आ गया सब्जेक्ट, आएगा ये सब्जेक्ट के बाद में MV का मतलब मेन वर्ब। मैंने आपको क्या बताया था, मेन वर्ब उसको बोला जाता है जिसके पीछे क्या जुड़ी होती है, हिंदी पहचान जुड़ी होती है। तो हिंदी पहचान किसके पीछे जुड़ी होती है, किसके पीछे जुड़ी हुई है, गाती, गाना, नाट गया, क्या शब्द लग गया, टी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है। यहाँ पर अगर मेल होता तो ता लग जाता, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर ते लग जाता। तो यहाँ पर फीमेल है इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, टी। तो इसका मतलब मेन वर्ब कौन सी है, गाना, गाती। गाती को इंग्लिश में बोलते हैं अपन सिंग, क्या बोलते हैं, सिंग। अब यहाँ पर राधा एक वचन है, क्या है, राधा एक वचन है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, एस या एस का यूज होगा। तो ये मीनिंग के लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, मीनिंग के लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है तो किसका यूज होगा, एस का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की पहचान ये होती है जो मेन वर्ब के साथ में जो खुद का मेन वर्ब के जो साथ में होता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। गाना क्या बोलते हैं, ए सॉन्ग डायरेक्ट, ऐसे नहीं भाई सर ए लिखवा दिया, यहाँ पर सॉन्ग, जिसको एक गाना तो ए सॉन्ग। कहाँ पर, मंच पर, कहाँ पर, मंच पर। ऑन ऊपर के लिए किसका यूज होगा, ऑन का। ऑन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जो वस्तु किसी के ऊपर इस प्रकार रखी हुई हो ताकि वह नीचे की वस्तु को क्या कर रही हो, स्पर्श करती हो। तो राधा कहाँ पर खड़ी है, मंच पर, तो राधा किसको स्पर्श कर रही है, मंच पर, मंच को स्पर्श कर रही है, तो उसके लिए किसका यूज होगा, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज आ गया। उसके बाद में क्या बचा, रोजाना को क्या बोलते हैं गाइस, डेली। आया नहीं आया, समझ में आया। यहां पर एक चीज और देखना है आपको, मैंने एक चीज नहीं लिखवाया था क्योंकि जो अपना जो बोर्ड था यहाँ पर थोड़ा छोटा रह गया था, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, एस या एस का। रूल्स जो जितने मैंने लिखवा दिया मैंने आपको लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको बोल के बता दूंगा। और जो स्टूडेंट को कोई शंका है, कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, वो आपको मेरे को कमेंट में आप बता भी सकते हो, और जो चीज़ आपको पूछना है वो आप चीज़ मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको प्रत्येक चीज़ का आपको जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
मेन वर्ब की परफॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ एस या एस का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। ओके, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर आपको डायरेक्ट समझाऊं तो ऐसे तो जो प्रोनाउन होते हैं डायरेक्ट तो ऐसे होते हैं जैसे ही, सी, इट, वन, नेम, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बाकी जो बचा वो क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। ही, सी, इट, वन, नेम ये तो होता है एक वचन। यू, दे, वी, आई ये होता है बहुवचन। इसको बोलते हैं अपन पर्सन। पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन मीन्स प्रोनाउन। प्रोनाउन के तीन हिस्से। प्रोनाउन ऐसे मत समझो, तीन हिस्से का मीन्स मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, वह जो 9 प्रकार, जो 11 प्रकार है प्रोनाउन का, वो बात की बात है। जैसे कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है वह है ही, सी, इट, दे। ओके, वह लिखवा भी देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। यह आया गाइस समझ में? जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके, मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखवा देता हूं, या डायरेक्ट सिंगुलर और प्लूरल लिखवा देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है। इसके बाद में एक जो सेंटेंस है मैं आपको और बताऊंगा। इसके रूल्स के नीचे लिख लेना सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, सी, इट, वन, नेम। ओके, सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट, यू, आई, वी, यू, दे। ये क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, इट। एक वाक्य छोटा सा और बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। हम क्या है? सब्जेक्ट। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी के बाद में मेन वर्ब। एम वी का होता है मेन वर्ब, जिसका मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब किसके पीछे लिखती है? जिसके पीछे हिंदी पहचान जुड़ी होती है वही क्या कहलाती है? मेन वर्ब। तो खेलना ना शब्द हट गया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है? हिंदी पहचान लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? मेन वर्ब। खेलना को बोलते हैं पहले। यहाँ पर जस्ट अभी भी मैंने आपको लिखवाया था, नीचे भी लिखवाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है? वी। इसलिए किसका यूज नहीं होगा? एस या एस का यूज नहीं होगा। प्ले। उसके बाद में आ गया मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, जो इससे पहले आता है। ऑब्जेक्ट फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट फुटबॉल आ गया। के साथ, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। रिलेशन व्यक्त करने के लिए
किसका यूज होगा? विथ का। वी प्ले फुटबॉल विथ। अब यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। मेन समस्या जो खतरनाक चीज होती है वो यहीं पर ही होती है। अब मैं यहाँ पर ओवर लिखूं या फिर माई लिखूं या फिर हिच लिखूं या फिर हर लिखूं, मैं यहाँ पर क्या लिखूं? ये अपना अपने ये डिपेंड करता है किस पर? सब्जेक्ट पर। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, तीन चीजें होती है। अब यहाँ पर हम है तो हम के लिए क्या आएगा? आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। आया समझे? ये नहीं आया, पता है मुझे, आई नो, मैं जानता हूं ये नहीं आया। जैसे कि यहां पर फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि आई और वी, सॉरी आई और वी, ये तो सब्जेक्ट, इसका बोलते हैं मी, इसको बोलते हैं अस। यहां पर आ गया मी का माई, यहां पर आ गया आवर। यू का यू होता है और यू का यूअर होता है। एक दो ही समझाऊंगा फिर आप खुद समझ लेना। ही, हिम और ये हिज। यहां पर जैसे कि सी, हर और ये हर। यहां पर जैसे कि आ गया दे, देम और यहां पर आ गया ये डियर। ओके, अब यहां पर ये तो जैसे कि मैंने यहां पर सब्जेक्ट के निर्भर करता है। यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट होता, यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट होता और यहां पर अपना अपने हो जाता तो किसका यूज होता गाइस? माई का। यहां पर अगर हम सब्जेक्ट है तो किसका यूज हो गया? आवर का। किसका यूज हो गया? आवर का। यहां पर अगर यूज सब्जेक्ट है और यहां पर अपना अपनी अपने है तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? यूअर का। किसका यूज हो जाएगा? यूअर का। यहां पर अगर ये सब्जेक्ट है, यहां पर अगर ये सब्जेक्ट है और यहां पर अपना अपनी है तो किसका यूज हो जाएगा गाइस? किसका यूज हो जाएगा? हिज का। यहां पर अगर सी सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट सी सब्जेक्ट है और अपना अपनी हो तो किसका यूज हो जाएगा गाइस? हर का। और यहां पर अगर दे सब्जेक्ट है, यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है? दे, तो अपना अपने के लिए किसका यूज हो जाएगा? दियर का। बताओ आया नहीं आया समझ में? तो शॉर्ट एंड स्वीट के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूं? अपना, अपने, अपनी, etc। अब सबके पीछे पर अपना अपने अपने, अपना अपने अपनी, इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट का जो भाव क्या है। सब्जेक्ट अगर हम है और अपना अपनी आ रहा है तो यहां पर देख लो अपना अपने के लिए क्या आएगा? आवर। यहां पर अगर सब्जेक्ट में है तो अपना अपने के लिए क्या आएगा गाइस? माई। यहां पर अगर सब्जेक्ट यू है तो अपना अपने के लिए क्या आएगा? यूअर। यहां पर अगर सब्जेक्ट वह है तो अपना अपने के लिए क्या आएगा? समझ में आ गया? उसी तरह से ये है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, ये आज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ओनली अफर्मेटिव, क्योंकि आज जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है, कल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल खत्म करवा दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे हर टेंस को मैं एक दिन में खत्म करवाऊंगा। 10 दिन से पहले पहले मैं आपका टेंस ये कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में जो अपने जो चैप्टर है, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, और जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन वगैरह है, ये फिर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि जो मेरा चैनल है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।